नमस्कार, स्वागत है जीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज का जो भाग है वो वाच्य का है। ध्यान रखिएगा, वाच्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो शब्द है, और सबसे बड़ी इकाई या भाव के आधार पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी इकाई है वो वाक्य है। वाक्य होता क्या है? वाक्य होता है शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जो एक निश्चित उद्देश्य से लिखा गया हो या एक निश्चित भाव प्रकट करता हो। लिख देते हैं इसकी परिभाषा। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं जिससे एक निश्चित भाव प्रकट होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और भाव के आधार पर सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी इकाई है। तो वाक्य के माध्यम से हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। अब आते हैं वाक्य के भेद कितने हैं या वाक्य के प्रकार कितने हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद माने गए हैं। एक भेद होता है वाक्य का रचना के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। यानी वाक्य के कितने भेद हुए? दो भेद हुए। पहला भेद हुआ रचना के आधार पर और दूसरा हुआ अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कुछ 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। देखिए, यहां से भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो या किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो कंपटीशन से जुड़ी हुई। इवन कई बार हाई स्कूल इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन भी पूछ दिए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3, और अर्थ के आधार पर सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा में। पिछली बार यूपी पुलिस की परीक्षा में आया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। आज हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएंगे और इसके बाद अर्थ के आधार पर भेदों पर चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का जो पहला भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, यानी पहला भेद क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा भेद क्या होगा? संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद क्या होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इन वाक्यों को समझने से पहले आपको यह समझ लेना है कि पहचानोगे कैसे। अगर हम इनको रटने के प्रवृत्ति रखें, 10-20 वाक्य आप रट लीजिएगा, तो वे तो परीक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे अलग का विषय है। लेकिन हम इनके तरीके को समझ लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। तो
तो देखते हैं कि अगर पूछा जाए तो वाक्य के कितने अंग होते हैं। भेद से पहले थोड़ी अंग पर चर्चा कर लीजिएगा। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिन्हें कहते हैं उद्देश्य और विधेय। ध्यान रखिएगा, वाक्य की रचना में कर्ता, कर्म और क्रिया की विशेष भूमिका होती है। इस बात को हम अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, जो कर्ता है ये वाक्य का मुखिया होता है, जो कर्म है ये वाक्य को विस्तार देता है, जो क्रिया है वो वाक्य को पूर्ण बनाती है। ये तो इनके हैं बेसिक कार्य। अब ध्यान रखिएगा, जो वाक्य का कर्ता है इसे ही वाक्य का कहा जाता उद्देश्य। अब ये जो रह गया कर्म और क्रिया, इन्हें कहा जाता है वाक्य का विधेय। यानी कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य है, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी है, यानी एक वाक्य में सारे कारक हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं, उसमें कर्ता कारक है। तो जो कर्ता कारक है तो वाक्य का उद्देश्य है। इसके अलावा चाहे कर्म हो चाहे क्रिया कुछ भी हो, उन सबको विधेय कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। एक होता है उद्देश्य और एक अंग होता है विधेय। आप समझ गए क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय। अगर इसको दूसरे रूप में आपको समझाएं, अलग थोड़ा सा तरीका, जो वाक्य के अंग है इनको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ताकि बात आपको आसानी से समझ में आए। ध्यान रखिएगा, वाक्य के संदर्भ में क्या क्या परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं, वो सब चर्चा आज की जाएगी। तो पहला अंग जो होता है उसे कहा गया उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता है, उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता है। परिभाषा क्या होगी? वाक्य जिसके बारे में हो, वाक्य जिसके बारे में हो उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। अब आता विधेय। विधेय में कर्ता कर्म सब, यानी विधेय में कर्म भी आ जाता है और विधेय में क्रिया भी आ जाती है। क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। फिर से ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य क्या है? वाक्य जिसके बारे में हो, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ हो तो विधेय कहलाएगा। एक उदाहरण देते हैं, राम स्कूल जाता है। ये वाक्य किसके बारे में है? राम स्कूल जाता है। ये वाक्य किसके बारे में है? तो ये वाक्य राम के बारे में है। स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है। और राम क्या हो गया? उद्देश्य। अब राम के बारे में क्या बात है कि राम स्कूल जाता है, तो ये चीज क्या हो गई? होगी विधेय। वाक्य किसके बारे में? राम के बारे में, इसलिए उद्देश्य है। और राम के बारे में क्या बात है? स्कूल जाता है, तो वो हो गया विधेय। तो अब मेरी समझ से आप वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, इसे बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। जब आपने विशेषण का भाग पढ़ा था तो उसमें भी ये चीजें आई थी। अब आते हैं जो ऊपर लिखा है सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, वो समझिएगा। क्या चीज है सरल और साधारण वाक्य? देखिए, सरल साधारण वाक्य की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देख लो। परिभाषा, इसमें
एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु विधेय यानी क्रिया एक ही होगा। एक ही होगा। अब अपनी भाषा में समझ लो, यानी वाक्य में काम करने वाला चाहे एक आदमी हो और चाहे कई आदमी हो, काम एक होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो या 2 लोग और पढ़ रहे हैं, 10 लोग और पढ़ रहे हैं, 100 लोग और पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तो जो 100 तक की यूनिट या जो भी है वो सबको एक यूनिट यानी एक उद्देश्य माना जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। दूसरा दिखेगा, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। अगला है, रीना, रोहित और रवि गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। अगला है, मोनी, सोहिनी, राहिल और प्रेम निबंध पढ़ते हैं या निबंध लिखते हैं। ये सभी सरल वाक्य हैं। बस देखिए, काम केवल विधेय ध्यान रखेगा। यहां पर काम करने वाला एक है, काम एक ही स्कूल जाना। यहां काम करने वाले 2 है, काम एक ही क्रिकेट खेलना। यहां काम करने वाले 3 है, काम एक ही गीत गाना। यहां काम करने वाले 4 है, काम एक ही है निबंध लिखना। तो काम करने वाला चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, क्रिया एक होनी चाहिए, कार्य एक होना चाहिए। 100 लोग दौड़ते हैं, 1 लोग दौड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दौड़ एक ही होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कार्य एक ही होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा सरल वाक्य। ठीक है। अब सरल वाक्य के बाद में आते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य है दूसरा, अब देखो परिभाषा इसकी कैसे होगी और आप उसे किस प्रकार से समझेंगे, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। परिभाषा होगी, इस वाक्य में उद्देश्य एक या अनेक हो, परंतु क्रिया 2 या अधिक होनी चाहिए। क्लियर करते हैं। अर्थात 2 सरल वाक्य संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी 2 सरल वाक्य होंगे संयोजक। काम करने वाला चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, काम कम से कम 2 होने चाहिए। देखते हैं उदाहरण। रोहित स्कूल जाता है।
और मन लगाकर पढ़ता है। अगला है रीना स्कूल गई और रवि ऑफिस गया। अगला है शोभा गीत गाती है और मोहन क्रिकेट खेलता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये एक सरल वाक्य है। रोहित स्कूल जाता है और फिर मन लगाकर पढ़ता है और नामक संयोजक से जुड़ा है। रीना स्कूल गई और संयोजक से जोड़ के रवि ऑफिस गया। शोभा गीत गाती है और मोहन क्रिकेट खेलता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर काम करने वाला एक ही है। रोहित काम दो किए, स्कूल गया और पढ़ाई की। यहां पर काम करने वाले दो हैं, रीना स्कूल गई, रवि ऑफिस गया। यहां पर भी दो है, शोभा ने गीत गाया और मोहन ने क्रिकेट खेला। तो ये ध्यान रखिएगा, काम दो जरूर हो, उन्हें कर एक ही आदमी रहा हो या दो आदमी कर रहे हो या किसी भी आदमी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उद्देश्य दो होने चाहिए। पहले में विधेय एक ही होना चाहिए, उद्देश्य चाहे जितने हो, और उसे विधेयक कम से कम दो होने चाहिए, उद्देश्य चाहे जितने हो। या कह दो, दो सरल वाक्य संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें उद्देश्य विधेयक कोई लेना देना नहीं, ये थोड़ा अपने आप में अलग है। तो ध्यान क्या रखिएगा, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य संयोजक माने जोड़ने वाला, संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहां देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कि इसमें प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित या ज्यादा आश्रित उपवाक्य, अर्थात इसमें वाक्य कोई है ही नहीं। जैसे पहले बच्चे ये आधे टिकट मिलते थे, अब बड़ों की पूरी टिकट। उस समय रेलवे स्टेशन पे दफ्ती वाली टिकट होती थी, बनी बनाई। अब कई बार क्या हुआ, पूरी टिकट नहीं है तो कहा दो आधे आधे टिकट दे दो। अर्थात जब दोनों जुड़ेंगे तभी वाक्य कंप्लीट हो गया। ये मिला हुआ ऐसे अलग नहीं किया जा सकता, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, एक इधर है उपवाक्य, एक और है उपवाक्य। आप चाहो एक और कर लो, कितने भी कर लो, इससे कोई मतलब नहीं, इन कर लो। इसमें एक प्रधान होगा, दो असिस्टेंट होंगे। ये संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं, जोड़े जाते हैं। अब देखिए, उदाहरण देते हैं। यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है।
अगला देखिएगा, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसे कल पुरस्कार मिला। यदि सही दिशा में प्रयत्न किया जाए, या आपके लिए बात किया जाए, तो सफलता अवश्य मिलती है। अब देखिए, इसमें एक बात है, यद्यपि वह गरीब है, दूसरा है ईमानदार है। यह तथापि एक संयोजक के द्वारा जोड़ा गया है। यहां मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं, कल पुरस्कार मिला, ये जिसे नामक संयोजक से जुड़ा है। यदि सही दिशा में प्रयत्न किया जाए, एक प्रधान उपवाक्य है। सफलता अवश्य मिलेगी, ये तो नामक संयोजक से जुड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा क्या फर्क है योजक से तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में जुड़े थे। यद्यपि वह ईमानदार है, यदि इसको हम यही रोकना चाहें तो वाक्य पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं, यहां ये रोक नहीं सकते इसको। तो क्या जानते हो बताओ आगे, यदि आपकी बात पूरी नहीं। उधर लिखा था रवि स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। रवि स्कूल जाता है, रोक दो, आगे बंद कर दो, साफ कर दो। तो रवि स्कूल जाता है साधारण बात है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसे आप नहीं रोक सकते। यहां यदि सही दिशा में प्रयत्न किया जाए, हम मान लीजिए यहां रोक दे, आगे साफ कर दे, तो आप कहोगे तो जब तक ये दोनों वाक्य आपस में नहीं मिलेंगे, अर्थात ये कह सकते हो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, यानी स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार ये तीनों वाक्यों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इनकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे रचना के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं उनके बारे में। तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को इससे जोड़ते रहें, संपूर्ण हिंदी निःशुल्क आपको पढ़ाई जाएगी। तो आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।